Good morning, class. In previous lecture, we had discussed the concept of price and values, types of goods, meaning of wealth, and its features. Okay. So today we are going to continue with the wealth concept, that is type of wealth. So as we all know, wealth का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो आपके ज़रूरत की हो, जो आपका लिमिटेड हो और जो जिसका आपको इन फ्यूचर एक्सचेंज मिल सके और उसमें आपका हक हो सके, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। इन शॉर्ट संपत्ति। ठीक है। तो भाई टाइप्स ऑफ वेल्थ, इसके दो टाइप के वेल्थ हैं। कौन से है? पहले देखो, इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। इंडिविजुअल वेल्थ इसको बोलेंगे हम वो वेल्थ जिस पे आपका हक हो। आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसकी वेल्थ, फॉर एग्जांपल किसी का घर हो गया या किसी का कोई व्हीकल है तो उसका वो इंडिविजुअल वेल्थ हुआ। ओके। एंड सोशल वेल्थ मतलब कि अगर यहाँ पे जिसकी ओनरशिप पूरी सोसाइटी के हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल डैम डैम देख लो, उसका यूसेज क्या सोसाइटी पूरी कर रही है, यानी वो वेल्थ किसका है? सोसाइटी का है। तो हमारा ये डैम क्या हो गया? एग्जांपल हो गया सोशल वेल्थ का। क्लियर है? ओके। नाउ सेकंड हमारा है नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ मतलब कौन सा? जो आपके नेशन की वेल्थ है। फॉर एग्जांपल रिवर, माउंटेन, लिटरेचर, स्क्रिप्चर एंड मैनी मोर, जो आपके नेशन की वेल्थ है। ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? नेशनल वेल्थ। एंड इंटरनेशनल वेल्थ मतलब जो बिलोंग करता है पूरे अर्थ, यानी पूरे अर्थ की जो वो वेल्थ है। एग्जाम्पल क्या हुआ? ओशन। अब ओशन किसी की नेशन का वेल्थ तो नहीं है ना, मतलब वो तो पूरे अर्थ का है। यहाँ पे जो भी अर्थ में जितने नेशन है उसका सबका हक है ओशन के ऊपर, तो वो हमारा आ जाएगा इंटरनेशनल वेल्थ में। क्लियर है? ये था आपका टाइप्स ऑफ वेल्थ। अब तक हमने वेल्थ पढ़ा, वेल्थ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? देखो पहले हम मीनिंग देखिए इसका क्या है। देखो, all human activities, economic and non-economic, are ultimately done with the purpose of improvement of life. Generally, welfare is done for the growth and development of the nation. इन शॉर्ट, वेलफेयर का एक रियल मीनिंग क्या होता है? वेलफेयर का मतलब ये होता है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ये होता है वेलफेयर। मतलब कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे वेलफेयर। ठीक है। अपनी सिचुएशन जो अपनी है, जो लाइफ है, उसको और इम्प्रूव करना। अब हम ह्यूमन जो भी है, ह्यूमन जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, हमारा मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना। तो वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? इज़ डन, ये किया जाता है फॉर ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म करने का मेन मकसद, या तो इकोनॉमिक हम कर रहे हो या नॉन इकोनॉमिक वे से कर रहे हो, इसका मेन मकसद यही होता है कि इम्प्रूव करना लाइफ का, या तो हम खुद की या तो किसी और की हेल्प करके। ठीक है। तो वेलफेयर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें। तो वेलफेयर इज़ डन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे इम्प्रूव होता है तो उसका मतलब क्या हुआ? उस नेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है। ये हमारा वेलफेयर का मीनिंग। अब देखिए कि हम रिलेशन क्या है इसका, वेलफेयर का और वेल्थ का। ओके। वेन वेल्थ इंक्रीज, जब लोगों की संपत्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेलफेयर इंक्रीज एज मोर वेल्थ मीन्स हायर कैपेसिटी जनरेट मॉनेटरी वैल्यू। अब क्या रही है? देखो, जब किसी की वेल्थ इंक्रीज होती है, तो अगर वेल्थ आया मतलब आपके पास प्रॉपर्टी आपकी है, तो इंश्योर आप क्या उस पर वेलफेयर भी स्टार्ट कर दोगे, आप अपना इम्प्रूवमेंट भी लाओगे उसके अंदर। और जैसे हमारा वेल्थ बढ़ा, यानी क्या, हम ज़्यादा पैसा हमें मिल सकता है, तो हम वो पैसे से क्या एक्सचेंज करेंगे मार्केट में, मतलब हम कहीं ना कहीं किसी की वेलबिंग ही कर रहे हैं ना। तो इन शॉर्ट ये हमारा क्या हुआ? वेल्थ और वेलफेयर का रिलेशन क्या हुआ? आपकी वेल्थ बढ़ी, वैसे वैसे यहाँ पे वेलफेयर भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? Now, our next topic, factor of production. The activity of conversion of raw material and resource into final goods which satisfy human want is called production. Okay, पहले हम देख रहे हैं मीनिंग किसका? सिर्फ प्रोडक्शन का। किसको बोलते हैं प्रोडक्शन? हम ऐसी कोई एक्टिविटी जहाँ पे हम कन्वर्ट करते क्या? रॉ मटेरियल को क्या एक प्रॉपर फिनिश गुड में हम उसको प्रिपेयर करते हैं जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सके, वो हमारा होता है प्रोडक्शन। एग्जाम्पल ले लो आप, वुड। वुड आपका रॉ मटेरियल, अगर आपका उससे आप कुछ बनाते हो सोफ़ा वगैरह, तो सोफ़ा आपका हो जाएगा गुड, जो आपका वांट फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन।
Okay, now the agent which help in such a process of conversion or production are called factors of production. प्रोडक्शन का मतलब क्लियर आपको हो गया, मतलब कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो हमारा होता है प्रोडक्शन। अब ये चीज़ अपने आप तो नहीं होगी ना, इसके पीछे कुछ और चीज़ की हेल्प होगी, कुछ एजेंट्स लगेंगे, जो एक तो पर्टिकुलर लैंड होगा, या तो कोई मतलब वर्कर हो गए, या तो कुछ इसमें और चीज़ लगी होगी। तो ये अपने आप तो काम नहीं होने वाला, तो जो और चीज़ में एडअप होती है वो चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या फुलफिल करने के लिए उस एजेंट को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? द एजेंट विच हेल्प इन सच अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो हमें यहाँ पे काम आते हैं वो 4 है। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हम सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा है लैंड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल नेचुरल एसेट विच हेल्प इन प्रोडक्शन or economic activities constitute land, that is climate of particular part of earth, water resource, fertility, mineral resource, all of this constitute land. Okay, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल उन्होंने क्या बोला कि ऑल नेचुरल एसेट, ऐसी जो सामान एसेट जो हमारे प्रोडक्शन में काम आए या तो जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो सके, उसको हम लैंड बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो, एज वी ऑल नो हमारे पास लैंड तो बहुत है, बट सबकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती ना। कहीं आप खेती बाड़ी कर रहे हो, कहीं आप नहीं कर रहे हो, कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है। जो ऐसा पर्टिकुलर लैंड जहाँ से आपको कुछ इकोनॉमिक गेन हो रहा है, तो आप उस चीज़ को कंसिडर करोगे एज अ लैंड। ओके, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो, वाटर रिसोर्स अप्लाई ज़्यादा हो, वहाँ पे मिनरल्स आपको अच्छा मिले, वो आपको हम कंसिडर करेंगे एज अ लैंड। क्लियर है? ओके, सो इसका फीचर देख लेंगे हम। फीचर क्या है? लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ मैन मेड, वो तो गिफ्ट है। ओके, नाउ सेकेंड, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। लैंड की सप्लाई, अभी हम सपोज एग्रीकल्चर में कुछ है तो हमें प्रोडक्शन कितना होगा वो तो फिक्स ना, जितनी आपकी लैंड में होगी उसका ऐसा तो नहीं कि आपको एक ही मतलब एक रूट से आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा, नहीं, आपका पर्टिकुलर जो लैंड जो होगा जहाँ से आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होने वाला है वो फिक्स इतना आने वाला है। ठीक है? ओके, सो नाउ थर्ड, लैंड इज़ इमोबाइल। आप लैंड को शिफ्ट नहीं कर सकते ना, आपके अगर पर्टिकुलर लैंड है उसको आप यहाँ वहाँ तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो बोला गया है लैंड इज इमोबाइल। ऑल टाइप ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो ऑन। हर लैंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग होती है बाकियों से, सबका क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड है, उस पर फर्टिलिटी कैसी होगी कैसी नहीं, वो डिपेंड करता है आगे क्लाइमेट पे, तो सबकी फर्टिलिटी यहाँ पे अलग होगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। जो भी आपको इनकम गेन होती है ना लैंड पे, अगर आप सपोज आपकी कोई लैंड हो, आपने उसको दिया होगा रेंट पे, उससे जो पैसा मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे? रेंट मिला आपको। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेबर, physical or intellectual work by human in order to earn return, which is done under the supervision by some authority is called labor। क्या बोला है? एक फिजिकल वर्क कोई ह्यूमन करता है, किस लिए? उनका पर्पस क्या होता है? फॉर गेटिंग अ रिटर्न, उनको कुछ मिले, विच इज़ डन, और वो जो काम करते हैं उसको सुपरविजन किसी के अंदर करते हैं, मतलब कि कोई सुपरवाइज कर रहा है उनके काम, कोई अथॉरिटी है उसके कोई सुपरविजन उनको सुपरवाइज करते हैं, उनसे काम निकलवाते, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा? लेबर। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न return which is done under the supervision by some authority is called labor। क्लियर है? ओके, हम बोलते हैं इन शॉर्ट हिंदी में मजदूर। नाउ फीचर्स ऑफ लेबर, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबर मतलब इसकी जो स्किल लेबर की जो होती है, वर्क करने का जो प्रोसेस है, हम उसको अलग नहीं कर सकते ना उसके काम से और वो लेबर को हम अलग नहीं कर सकते, उसका जो स्किल उस साथ में रहेगा उसके।
क्लियर है? तो वही बोला गया है, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, हम लेबर को स्टोर तो वो तो ह्यूमन बीइंग है, उसे हम स्टोर नहीं कर सकते। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन, हम यहाँ पे लेबर को मूवमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे मोबिलिटी है लेबर की, ऑब्वियसली है, लेबर इंसान है, तो उसे हम चाहे अगर कोई इकोनॉमिक उनको रीज़न है, इनको नहीं मिल रहा जॉब, तो थोड़ा आगे जाके कहीं मतलब अपने स्टेट से अपने एरिया से निकल के कहीं और वो जा रहे अर्न करने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो है लेबर में कि वो यहाँ वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं या मोबाइल हो सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज डिफरेंट, हर लेबर की यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो क्या अलग अलग होती है, किसी का कोई और काम में एक्सपर्ट है तो कोई और काम में एक्सपर्ट है, सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे सेम नहीं होती। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन, सप्लाई ऑफ लेबर, अभी देखो जिस देश में अगर लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी टेंड करता है कि वहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है। अब हम ले लेंगे इंडिया में सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वास्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो जितना है पॉपुलेशन उतना लेबर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस, जो हमें पैसे मिलते हैं मजदूरी करने पे उसे हम क्या बोलते हैं? वेजेस। क्या बोलेंगे उसे आप? वेजेस। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट था आपका लेबर का। नाउ थर्ड, कैपिटल, ऑल मैन मेड गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल। क्या बोला गया है? ऑल मैन मेड गुड्स, जो भी काम आपके प्रोडक्शन में जो भी आपको गुड्स लगते हैं जो कि मैन मेड है, जो यहाँ पे मैन मेड गुड्स है, उन उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्लियर है आपको? अब कैपिटल के फीचर्स क्या है हम देख लेंगे। इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल हमारा क्या एक मैन मेड है, वो डेफिनेशन में देके रखा है ऊपर। सेकेंड, इट इज़ द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम ज़्यादा ही शिफ्ट करते हैं, यहाँ वहाँ मोबाइल करते हैं ना, आपको कैपिटल कुछ चाहिए, मशीन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको तो आप मोबिलिटी है, पॉसिबल है, तो बोला गया है इट इज़ द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। The increasing demand for capital has resulted in increasing scarcity of this factor. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई कैपिटल की, वैसे वैसे ही इसकी स्कैरसिटी कमी होना स्टार्ट हुई। हमने पीछे डिस्कस किया ना वैल्यू के कॉन्सेप्ट में, अगर कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मतलब सप्लाई कम है, कमी है उस चीज़ की, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाती है। अगर कोई चीज़ का सप्लाई कम है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो द इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ती गई कैपिटल की, वैसे वैसे यहाँ पे क्या कमी होना स्टार्ट हो गई फैक्टर की। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। आपको जो पैसा मिल रहा है कैपिटल में से, वो आपको क्या बोलेगा, क्या कहलाएगा? वो इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है आप पे कैपिटल में से। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर, it is the factor which bring together all other factor of production for the production process। अभी आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब कब यूजफुल होगा? जब एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर उसको पूरा मैनेज करेगा। ठीक है? तो वही बोला गया है कि बाकी जो फैक्टर्स है वो उसको सब साथ में लाने वाला काम कौन करता है? ये एंटरप्रेन्योर करता है। क्लियर है? ना उसके फीचर्स देख लेंगे। दिस फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी। अब वो एंटरप्रेन्योर है तो डिसाइड करेगा कि एक्टिविटी कैसे, कब, क्या परफॉर्म करना है। क्लियर है? दिस फैक्टर इज नोन एज द रिस्क टेकिंग फैक्टर। रिस्क भी यहाँ पे हाई होता है, एंटरप्रेन्योर के ऊपर होता है। अगर वो कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे चला रहा है बिजनेस अपना, अगर प्रॉपर वे में उसने नहीं लिया होगा तो क्या होगा? उसको लॉस हो जाएगा। मतलब रिस्की काम है। कैपिटल में तो हम पैसे इन्वेस्ट कर दिए, लेबर को तो हम प्रोवाइड ही कर रहे पैसे, ठीक है, लैंड तो हम उसमें शायद रेंट पे लिए हो गया तो हम हमारी खुद की होगी। अगर हमने इतना पूरा टाइम दिया, पूरा पैसे इन्वेस्ट किया, अगर प्रॉपर हमने नहीं इन्वेस्टमेंट किया कोई चीज़ पे या लॉस पे गए, तो उसका हम इसलिए बोला जाता है इसको कि एक रिस्क टेकर है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट,
इट possess द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर आपका एंटरप्रेन्योर अच्छा चल रहा है, अच्छे से मूव ऑन हो रहा है, इसका मतलब कि आपके यहाँ पे जो कंपनी वगैरह जो है उसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, मतलब जो वर्क वहाँ पे स्मूथली चल रहा है, वहाँ पे कोई भी आपका डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, यानी कि हर काम प्रॉपर वे में चल रहा है, यानी से हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है लोगों के बीच में। तो ये शो करता है कि क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब एंटरप्रेन्योर को जो भी पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा, या जो पैसे मिल रहे हैं उसको इस काम से, उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ प्रॉफिट। क्लियर है? तो ये था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड साइकिल। सो ट्रेड साइकिल क्या होता है ना, ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी बहुत अलग अलग फेजेस को गुजरना पड़ता है उसको, मतलब वहाँ पे भी डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं, कभी अच्छा है तो कभी बुरा हो रहा है, कभी बहुत डिमांड है तो कभी डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल मतलब ये बहुत ही अलग अलग फेसेस से इसको पास ऑन होना पड़ता है। तो वैसे 4 टाइप के हैं ट्रेड साइकिल, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है इरेगुलर चेंज, जो मतलब एक्सीडेंटली वे में ही चेंज हो गया, चेंजेस जो आया होगा हमारे इकोनॉमिक में, जैसे कभी अचानक से फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, आग लग गई, या कुछ भी हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर चेंज। ऐसे होने पे भी क्या हमारे कंपनी का अप डाउन तो होगा ना, कहीं लॉस हुआ तो कहीं प्रॉफिट हुआ, कुछ तो होगा, लॉस होगा इन शॉर्ट। नाउ सेकंड, सीजनल चेंज। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, अम्ब्रेला की होगी या कोई भी कंपनी हो जो सीजन वाइज प्रोडक्शन करती हो, तो उस टाइम लोगों को काम मिलता है, और फिर उसके बाद जब वो सीज़न चला गया फिर कुछ टाइम के लिए वो लोग हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो ये हो गया हमारा सीजनल चेंज। सीज़न चेंज जैसे मतलब जो सीज़न चेंज हुआ वैसे वैसे उसकी डिमांड भी चेंज होती गई। क्लियर है? नाउ थर्ड हमारा है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही जा रहा है उसके फील्ड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सेल का ट्रेंड फॉलोअप होते हैं, कोई भी 70% ऑफ, कभी 12% ऑफ है, कभी 20% ऑफ है, मतलब वो इन शॉर्ट क्या आपका रेगुलर चेंजिंग फॉर्म में ही जा रहा है, तो उससे भी अप डाउन हो गया आपके कुछ कंपनी में। नाउ फोर्थ इज साइक्लिकल चेंज। जो भी आपका जो अप एंड डाउन हो रहा है, सपोज कभी आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, बूम लेवल पे आपका कंपनी हो, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाए, ठीक है, तो ये जो चेंजेस कभी अप कभी डाउन से हम क्या बोलेंगे, साइक्लिकल चेंज। क्लियर है? ये 4 टाइप ऑफ चेंजेस है ट्रेड साइकिल के। अब ट्रेड साइकिल है क्या, डेफिनेशन क्या, हम वो डिस्कस कर लेंगे पहले उसका। डेफिनेशंस ऑफ ट्रेड साइकिल अकॉर्डिंग टू हर्बलर, trade cycle is an interval that embraces alternating period of prosperity, good time, and depression, bad time. सो हर्बलर ने क्या कहा, ट्रेड साइकिल एक ऐसा इंटरवल जहाँ मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ चेंजेस, कभी गुड टाइम तो कभी बैड टाइम, जो चेंजेस हमारे यहाँ पे उसमें कंपनी में हो रहा हो। ठीक है, तो वही बोला गया है, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेस अल्टरनेट पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कभी अच्छा, एंड डिप्रेशन, कभी बैड टाइम। क्लियर है? ये है मीनिंग हमारा ट्रेड साइकिल का। अब हमारा फीचर देख लेंगे क्या है इसका ट्रेड साइकिल का। दे टैपिक डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। ट्रेड साइकिल का मीनिंग ही वही है कि यहाँ पे चेंजेस आना, तो वही बोला गया है कि क्या डैपिक करता है कि जो चेंजेस हमारे इकोनॉमिक में आ रहा है वो बता रहा है। ठीक है, दे डैपिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये भी शो करता है कि आपका पॉजिटिव गुड टाइम चल रहा है या बैड टाइम चल रहा है। क्लियर है? दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर। अभी ट्रेड साइकिल कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब डिपेंड कोई फैक्टर पे है। फॉर एग्जांपल कोई आपने कोई कुछ नया कुछ लॉन्च किया हो, आपका चल गया अच्छा, उसके बाद कोई और कंपनी ने अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च किया हो, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे से और पैसे भी कम है, तो लोग वहाँ चले गए, हमारी डिमांड नहीं है। तो ऐसे और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेड साइकिल अराइज होता है। क्लियर है? नाउ ट्रेड साइकिल हैव वेरियस फेजेस एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर यूनिफॉर्म पीरियड। ट्रेड साइकिल के बहुत सारे रूप है और ये एक ही फेज वो हर टाइम मतलब एक टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए होता है। इट वॉज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। ये अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं उसमें। क्लियर है? अब फेजेस क्या है ट्रेड साइकिल का वो देख लेंगे हम। तो पहला हमारा है यहाँ पे बूम।
बूम पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पे आपकी कंपनी का डिमांड जो है वो बहुत ही पीक लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल, आपकी जो कंपनी है बहुत अच्छी जा रही है, बहुत सारा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बूम। ये हमारा हो गया बूम फेज। सेकेंड हमारा है रिसेशन, आप एकदम पीक पे थे, पीक पे लेवल पे थे, अब पीक से कुछ यहाँ तक पहुँच गए, इस लेवल पे पहुँच गए, मतलब आपको प्रॉफिट तो हो रहा है ना, लेकिन आपको पहले से कम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिसेशन पीरियड। ओके, अब थर्ड हमारा फेज आएगा डिप्रेशन पीरियड, जहाँ पे आप डिप्रेशन नीचे, मतलब हमारा हमारा यहाँ पे, और ये होता क्यों है, देखो अगर सपोज कभी कोई ना प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ था, वो 8 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, तो कस्टमर को क्या लगा अब तो ये और भी कम होगा, तो वो डिमांड करना कम कर दिए कि और वेट करे कि और मतलब इसका कुछ प्राइस और कम हो तब हम परचेज़ करें। तो क्या हुआ यहाँ पे, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुआ, प्रोडक्शन कम कंपनी करेगी, प्रोडक्शन कम किया, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रिड्यूस कर देगी, तो वो लेवल को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन पीरियड। क्लियर है? ओके, नाउ लास्ट है हमारा रिकवरी। अब रिकवरी में क्या है, यहाँ पे अभी जो भी कंपनी पूरी डाउन हो गई है उसको बूस्ट करने वाला काम गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर करेगी, उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी, उनके टेक्निक को चेंज करने का उनको सलाह देगी या हेल्प करेगी। तो रिकवरी मतलब क्या, जब आप एकदम स्लोप पे नीचे आ गए हो, उससे ऊपर जाने का जो भी रास्ता रहेगा वो आपको गवर्नमेंट आपको उस पर हेल्प करेगी। क्लियर है? पहले बूम मतलब कि पीक लेवल एकदम, जहाँ पे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका कस्टमर्स बहुत है, डिमांड बहुत है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत लोग को मिल रहा है उसमें। फिर सेकेंड आता है रिसेशन, जहाँ पे ज़्यादा नहीं बट थोड़ा कम उससे हो जाना, प्रॉफिट तो मिल रहा है बट एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्रॉफिट नहीं यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हमारा आता है डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस और फॉल होगा, और वेट करते हैं कि जब फॉल होगा प्राइस तब हम परचेज करेंगे, मतलब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, तो वो हमारा होता है डिप्रेशन पीरियड। देन लास्ट रिकवरी, वापस हम उसको अपना इंक्रीज़ करने के लिए, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी फैक्टर हमें यहाँ पे हेल्प करती है अपने को इंक्रीज़ करने में, तो वो हमारा हो जाएगा रिकवरी। क्लियर है? सो हियर वी आर एंडिंग विद आवर सेकेंड चैप्टर। एक बार वापस से पूरा टेक्स्ट बुक का चैप्टर जो भी सेकेंड है आप पूरा रीड करो अच्छे से, और कुछ क्वेरी हो तो देन आस्क मी। ओके,